सुनाज़िन प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। सेनेट के अंदर जो करारदाद हुई उसके बाद एक बड़ी डिस्कशन शुरू हुई। आज तो यह कह दिया, इससे पहले आर्मी चीफ साहब हो और चीफ जस्टिस साहब हो, इलेक्शन कमीशन साहब ने सबने कहा है कि इलेक्शन तो होंगे, लेकिन करारदाद जो हुई है उसके खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई होगी, उसकी कोई कानूनी हैसियत है? जिस तरह आज चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी कहा कि चाहे करारदाद यूएनओ, चाहे करारदाद कोई भी ओआईसी भी कर ले, तो फिर भी इलेक्शन जो है ना 8 फरवरी को ही होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में क्यों नहीं करारदाद आ जाए? मुल्क के अंदर जो मुआशी मसाइल हैं, सियासत है आपके सामने है, इलेक्शन में हल है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए। मुझे ज्वाइन किया है टेलीफोन लाइन पे अकेडमिक हैं मोहतरम जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिनाज साहब, दफाई तज्जिया निगार है, मैशियत के ऊपर उनकी गहरी नजर है। सर मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। जी बहुत शुक्रिया मीर साहब। सर आपको खुद पता है कि जितने भी ममालिक हैं, जमहूरियत ये निज़ाम है हमारे पास, पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत है, कहीं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी है, हमारे यहाँ निज़ाम पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत। आपको क्या लग रहा है इसमें ही हल है? इलेक्शन के हवाले से जो एक कंफ्यूजन फैलाई जा रही थी, सब सरबराहान ने, इदारों के सभी सरबराहान ने कहा है इलेक्शन तो होगी, क्या कहेंगे? देखिए इलेक्शंस बिल्कुल होने चाहिए, क्योंकि एक जमहूरी मुल्क जो है उसमें इलेक्शंस जो है उसके बगैर उसकी जो शनाख्त है इंटरनेशनल लेवल पे वो उस तरह से जो है वो नहीं हो सकती है। इसमें देखें कोई दो राय नहीं है, और जो पब्लिक की और जो अवाम की इलेक्टेड गवर्नमेंट है जब वो पार्लियामेंट में पहुंचेगी तो वही प्रो पब्लिक प्रो जो है आम जो हमारी जो लोग हैं सब्जेक्ट्स हैं एक स्टेट के उसके इंटरेस्ट को लुक आफ्टर कर सकती है। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो एक कैविएट आता है जो कि मेरे ख्याल में जो बड़े हैं जो चीजों को बेहतर एक बड़े प्लेटफॉर्म से देख रहे हैं, जिनकी सोच, जिनकी नजर हर तमाम एक डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लेवल पे जो इश्यूज हैं उनके ऊपर है, अगर वो ये समझते हैं कि इलेक्शंस जो हैं उसके अभी इसका डिले करना चाहिए, कि जैसे कि सेनेट में करारदाद मंजूर हुई है क्योंकि एक तो सर्दियों के दिन है, कुछ हालात इस तरह के हैं, लॉ एंड ऑर्डर तो उन्होंने अपनी एक सोच के मुताबिक करारदाद तो एक पास की है, लेकिन ये देखना पड़ेगा और ये सुप्रीम कोर्ट भी इस चीज को वाज़े तौर पे देखेगी कि क्या जो उनकी दी हुई एक ऑर्डर है कि 8 फरवरी को इलेक्शंस होने हैं, तो मेरे ख्याल में होने तो चाहिए, लेकिन आपको तमाम एक ऐसा इन्वायरमेंट जो है उसको ख्याल कर रखने, दिमाग में सामने रखना चाहिए कि क्या ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जा सकता है कि इसमें तमाम लोग बिला खौफ खतर और बगैर किसी मौसम की सख्ती के वो निकल के अपनी जो है कि राहदही जो है उसका इस्तेमाल कर सकें और वोट दे सकें। लेकिन अगर खुदा न खास्ता जैसे कि हमारे जो केपीके के जो ऊपर वाले इलाके हैं जहाँ बर्फबारी होती है, फरवरी जो है 8 फरवरी पीक डेज होते हैं, उसमें अगर स्नोफॉल हो जाए तो अगर टर्न आउट कम होता है तो फिर उसके हिसाब से फिर आपकी जो हकीकत में लोगों की एक मनपसंद जो लीडरशिप है शायद वो उसमें ना पहुंच सके। तो शायद सेनेट ने इस चीज को दिमाग में रखते हुए और लोगों की शिकायतें जो इस तरह की लीडरशिप की कोई आ रही थी, लेकिन अब उसमें भी थोड़ी सी डिवीजन है, पोलराइजेशन है, जैसे बिलावल भुट्टो साहब ने कहा है कि चाहे जिसकी मर्जी करारदाद हो, तो ये तो पॉलिटिशियंस का एक राइट है, और जो पार्लियामेंट है, ये सेनेट है, वही उनकी वहीं से वो अपनी जो है आवाज बुलंद करते हैं। तो मैं डिबेटेबल पॉइंट है, लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि इलेक्शंस के बगैर एक जमहूरी मुल्क की शनाख्त जो है वो नहीं हो सकती है। जी ब्रिगेड साहब, आपको खुद पता है कि कुछ बेहतरी, यानी कि जिस तरह आर्मी चीफ साहब ने जो एफर्ट्स लिए हैं उससे इकोनॉमी में बेहतरी आई, डॉलर में बेहतरी आई, क्योंकि आपको पता है अगर सियासी इस्तेहकाम होता है तो मैशियत में और बेहतरी आएगी। ब्रिगेड साहब जी जी बिल्कुल, देखिए इसमें कोई शक नहीं है, इलेक्शंस के बाद जब आपकी इलेक्टेड गवर्नमेंट आती है, जो आपके इंटरनेशनल इदारे हैं या इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑफ नेशन है, वो फिर एक किस्म का कॉन्फिडेंस डेवलप करती है कि ये पीपल रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है और इनके किए हुए जो ऑर्डर्स होंगे उसके पीछे पब्लिक खड़ी होगी। लेकिन अगर आप
केयर टेकर गवर्नमेंट के साथ मुआहदों में जाते हैं तो एक एलिमेंट ऑफ वो रहता है, इसमें जो है वो शक एक रहता है, एक अनसर्टेनिटी सी रहती है। लेकिन फिर वही बात है कि इंटरनेशनल इदारे इस चीज को भी देखते हैं कि जिस तनाजुर में इलेक्शंस को अगर एक आध महीना कि जिसमें मौसम बाहर के अंदर इलेक्शंस हो सकें और ताकि तमाम लोग बाहर निकल के अपनी हक रायदही का इस्तेमाल करें, उसको कंसिडर तो करते हैं, लेकिन उसके चांसेस उस तरह से सक्सेसफुल होने के कुछ मादूम हो जाते हैं और दूसरा ट्रस्ट का एलिमेंट जो है वो उस तरह से साथ नहीं चल रहा होता। तो ये बड़ी एक किस्म के कैश 22 काइंड ऑफ सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि जो बड़े हैं, जो हमारे इदारों के सरबराह हैं, चाहे वो सेनेट हो, चाहे वो इस वक्त केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हो या दूसरे वुज़रा हो या चीफ आर्मी स्टाफ हो या कोई और इदारे के जिन्होंने सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, अगर वो उनको अपनी खिदमात पेश करते हुए या अपनी ड्यूटीज को सरअंजाम देते हुए कोई दिक्कत है तो एक आध महीना आगे पीछे करने में हर्ज कोई नहीं है। लेकिन हम शायद इस वक्त एक आध माह कभी जो है मुतहम्मिल नहीं हो सकते, क्योंकि इंटरनेशनल जो फिर इदारे हैं या जो कमिटी ऑफ नेशंस है उसमें एक अननेसेसरी गॉसिप शुरू हो जाती है। तो मैं चूंकि उसके अंदर एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन एज ए कॉमन शहरी मैं समझता हूं कि इलेक्शन जो हैं वो वक्त पे होने चाहिए और अगर डिले होते भी हैं तो मेरे ख्याल बाहर के मौसम में तक ही होने चाहिए, फर्दर डिले शायद नहीं होने चाहिए। ब्रिगेड साहब, आपको खुद पता है कि हालात दुनिया में आपको पता है क्या भी हो जाते हैं, लेकिन इलेक्शन होते हैं। लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क के अंदर इलेक्शन का जब माहौल बनता है, एक पोलराइजेशन आपको नजर आती है। आपको पता है कि जो जीतने वाला होता है वो कहता है फ्री इलेक्शन हुआ है, जो हारता है वो कहता है कि धांधली हुआ। अभी से आपको एक तकसीम नजर आ रही है। क्या इलेक्शन के जब रिजल्ट आएंगे ये तस्लीम करेंगे रिजल्ट को? क्योंकि कुछ सियासी जमातों की पोजीशन बड़ी मजबूत है, कुछ सियासी जमातों की पोजीशन मजबूत नहीं। फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन का काम है। देखिए इम्तियाज साहब, इलेक्शन दुनिया में जहां पर भी होते हैं, सबसे ज्यादा पावरफुल स्टेट जो दुनिया में सिकत है वो अमेरिका है। अगर वहां पे भी इलेक्शंस के दौरान अगर आप रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स आपस में एक दूसरे को इल्जाम देते हैं कि इलेक्शंस जो है वो रिग थे या फेयर नहीं थे, तो फिर ये किसी मुल्क में भी हो सकते हैं। और पाकिस्तान में तो हिस्ट्री रही है कि जब भी कभी बहुत कम ऐसे हुआ है कि जो हारने वाली पार्टी होती है वो जीतने वाली पार्टी को मुबारकबाद है, लेकिन इस तरह माजी में एक डायल्यूटेड सा एक वो रहा जरूर है कंसर्न। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर आप इसको इलेक्शंस होते हैं और फेयर एंड फ्री हुए तो मैं नहीं समझता कि इसके अंदर किसी किस्म की कोई बहस का एलिमेंट रहेगा। और इसमें जो है फिर इंशाअल्लाह ताला मेरे ख्याल में जब एक मुस्तनद किस्म का इदारा उसको देख भी रहा होगा और तमाम चीजें इंटरनेशनल जो है आपके एम्पायर्स भी आपको देख रहे होंगे, तो उसमें मैं समझता हूँ कि लोगों को उसमें एक्सेप्ट करना भी चाहिए। चाहे जिस मर्जी जो है कि गवर्नमेंट आती है, पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो या PTI हो, तमाम ऐसी पार्टियां जिनकी अवाम में जड़े हैं और लोग उनसे उम्मीदें लगाते हैं अपनी खातिर को, तो उसमें मेरा नहीं ख्याल कि लोगों को उसमें जो है वो कोई जो है उसमें ज्यादा कोई जो है दिक्कत होनी चाहिए उसके इलेक्शंस के रिजल्ट को। लेकिन आप उस पे अगर सोशल मीडिया पे देखें तो इस वक्त जो है एक भरमार है इस तरह के प्रोग्राम्स की, इस तरह के नैरेटिव्स फैलाने की कि खुदा न खास्ता शायद स्टेट ऑफ पाकिस्तान जो है वो उसमें रिग्ड इलेक्शंस होने जा रहे हैं। और एक आर्टिकल जो भी छपा है वो हमारे सामने है सारा उसके। ब्रिगेड साहब, आपको खुद पता है कि 9 मई जो हुआ किसी पाकिस्तान को ये काबिल कबूल नहीं है। ये इदारों पे ऊपर हमला था, रियासत के ऊपर हमला था और उनको जरूर सजा मिलनी चाहिए, लेकिन सब सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड भी मिलनी चाहिए। क्या कहेंगे? अभी तक तो इन लोगों ने ना तौबा की है ना माफी मांगी है, उसको कानून भी सजा जरूर दे। क्या कहेंगे? देखिए इसमें 9 मई के हिसाब से जो हुआ था, जो इंसिडेंट हुआ था, उसके जो भी जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है, लेकिन उसके गाब में या उसको आड़ में रहते हुए किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से जितनी वीडियोज इसके सामने आ रही हैं या जो वहां से चीजें एविडेंस सामने आ रही हैं, उसमें बज़ाहिर यही नजर आता है कि एक मखसूस पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन उसके भी ऊपर भी मुकम्मल एक तहकीकात होनी चाहिए ताकि किसी किस्म का कोई शायबा, किसी किस्म का कोई शक जो है वो नहीं लोगों के दिलों में रहना चाहिए। लोग जो बाद में इलेक्शन के रिजल्ट के ऊपर भी बातचीत कह रहे हैं, मुहब्बे वतन पाकिस्तानी है, वो बेहतर जानते हैं कि कौन जो है वो पाकिस्तान के लिए काम करेगा और कौन उस तरह से जो है वो रवायती बातचीत कर रहे हैं।
तो ये मेरे ख्याल में अवाम के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि हमें किस तरह से चीजों को आगे लेके बढ़ना। और मुझे यकीन है कि पाकिस्तानी कौम एक गयूर कौम है और लोग अपना अच्छा जो बुरा बेहतरीन तरीके से जानते हैं, तो उसमें हमें घबराने की जरूरत नहीं है। और एक जो हवा बना रखा है कि इलेक्शन खुदा न खास्ता वो पहले से डिसाइडेड है, उसका रिजल्ट डिसाइडेड है, वो इस तरह से मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा होने जा रहा है। और इंटरनेशनल और लोकल आपके डोमेस्टिक सोशल मीडिया जो है या मीडिया के दूसरे दीगर जो उसमें है जो अवामिल हैं या जो जराए हैं, उससे आप बड़े बेहतरीन तरीके से किसी भी इलेक्शंस के जो इनकाद होना है उसके अच्छे ही बुरा होने का बेहतरीन आप उसमें एहसास कर सकते हैं। आपको पता है कि हमारे मुल्क के अंदर इदारों के सरबरान जो हैं वो बड़े एक आपको पता है कि स्टैंड लेने वाले, और आपको पता है कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के अंदर जैसे काजी फायज ईसा साहब के फैसले आपके सामने, इकॉनमी के अंदर जिस तरह आर्मी चीफ साहब पूरी दुनिया के अंदर घूम रहे हैं, उनको हमें जो है ना इस हवाले से अप्रिशिएट भी करना चाहिए और आज बेहतरी का क्रेडिट उनको भी जाता है। आज के दौर में ये नहीं हो सकता कि इलेक्शन न हो, डिले हो जाए, जब तक इदारों के ऐसे सरबरान हमारे बीच में मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब जी अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें देखिए कोई दो राय नहीं है। जब से चीफ आर्मी स्टाफ ने लास्ट 2022 नवंबर में चार्ज लिया था, तो ना सिर्फ इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आप पॉलिटिकली और सिफारती लेवल के ऊपर आपको काफी सारी दिक्कत दरपेश थी, बल्कि डोमेस्टिक लेवल पे खास करके जो आपकी थी अपना उसके हिसाब से जो इश्यूज थे इकोनॉमी के लिहाज से, वो भी बहुत ज्यादा जो है वो तशवीशनाक थे। तो ऐसा EFC का क़याम जो है बेसिकली उसी का एक पेशखैमा था कि हमने इसको एड्रेस किया और अल्हम्दुलिल्लाह चीजें अब बेहतरी की तरफ जा रही हैं और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं। ब्रिगेडियर साहब, आप और हम जो है ना पॉलिटिकल पार्टीज के खिलाफ नहीं है, जमहूरियत के हक में है, पार्लियामेंट के हक में हमेशा कहते हैं, लेकिन जमहूरियत के अंदर भी सिर्फ इलेक्शन तो नहीं है, उसमें अकाउंटेबिलिटी भी है। सिर्फ आप इलेक्शन करा के छोड़ दें, सियासतदानों की अकाउंटेबिलिटी है, उनकी परफॉर्मेंस है, ये सब चीजें होती हैं। ये 15 साल जो 10 साल रहे ये बेहतर नहीं रहे मुल्क के लिए, इकोनॉमी के लिए, पब्लिक के लिए। अनएम्प्लॉयमेंट आपके सामने, महंगाई आपके सामने, क्या कहेंगे? देखिए ये जब वो इस तरह के हालात होते हैं, स्पेशली अब आपकी जब डेमोक्रेसी स्टेबलाइज हो रही होती है, तो इस तरह के इश्यूज तो आते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 15 साल से डेमोक्रेसी स्टेबलाइजेशन की तरफ जरूर जा रही है। कोई भी जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी आया था, वो भी एक पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा है। लेकिन इसी से हमारी पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो मैच्योर होगा। अच्छे और बुरे लोग जो हैं, बुरे लोग तो खैर कहना मुनासिब नहीं होगा, अच्छे और जो दूसरे थोड़े से हल्का काम करने वाले हैं वो खुद ही लोग तफरीक करेंगे। वोटर्स जो हैं वो खुद अपने मनपसंद लीडर्स को चुनेंगे। और मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में हमारी पब्लिक जो है उसमें खासी अवेयरनेस आई हुई है, वो अच्छे और अपने भले को बुरे को अच्छी तरह ही जानते हैं, अकॉर्डिंगली अपनी वो लीडरशिप को चूज करेंगे। और मैं समझता हूं कि इसी तरह से चीजें बेहतरी की तरफ जाएंगी और पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला दिन दुगनी और रात। ब्रिगेडियर साहब, एक चीज आपसे पूछूंगा, अवाम का एतमाद, ये कुछ अरसा जो रहा है कि अवाम के अंदर एक एतमाद बड़ा कम हुआ है पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर और लीडरशिप के ऊपर। उसकी वजह यह है कि उन्होंने डिलीवर नहीं किया, सोसाइटी डीपोलिटिसाइज हुई है। ब्रिगेडियर साहब, आप खुद पढ़ाते भी हैं, एक यूनिवर्सिटी के प्रो वाइस चांसलर भी हैं, चीज़ों को आप खुद देखते हैं। एक जो सोसाइटी के अंदर डीपोलिटिसाइजेशन है, ये भी खतरनाक होती है, आप क्या कहेंगे? देखिए डीपोलिटिसाइजेशन जो भी हमारे पिछले दिनों में चली है, उसमें भी एक मैं हमेशा से कहता हूँ 5th जनरेशन वॉरफेयर में ना आप जंगें जो लड़ते हैं बेसिकली वो गोलियों से नहीं लड़ते हैं, आप नैरेटिव से लड़ते हैं, बयानिए से लड़ते हैं। तो उसमें सोशल मीडिया का इस्तेमाल जो किया गया, जिसमें पाकिस्तान को एक इस तरह की स्टेट के तौर पर प्रोजेक्ट किया गया कि जहाँ पे शायद इदारे में जो है वो स्ट्रांग नहीं है, पार्लियामेंट स्ट्रांग नहीं है, उस पर हमला हुआ की क्रिटिसिज्म होती है, आपकी आर्मी पे, इंटेलिजेंस एजेंसीज के ऊपर जिस तरह क्रिटिसिज्म होती है, तो फिर आपके साथ काफी सारी इस तरह की जो है तोजीहात जो है वो लोगों को एक गलत जो है परसेप्शन बिल्ड कर जो है लोग इसमें कर लेते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि अब पिछले 15, 16, 17 महीनों से ये चीजें अपनी उरूज पे थी। अब लोगों में एक तफरीक करने की अहलियत पैदा हो गई है कि एक ही स्टोरी आपको सोशल मीडिया पे तमाम जो सोशल मीडिया वॉरियर्स जो अपने आप को कहते हैं सो कॉल्ड, वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट को बुलाए ताक रखते हुए अपने डॉलर्स कमाने के चक्कर में पाकिस्तान को और उसके इदारों को मलाइन करते हैं। मैं समझता हूं कि अब दुनिया भी अच्छी तरह जानती है, पब्लिक भी अच्छी तरह जानती है, यंगस्टर्स भी अच्छी तरह जानना शुरू हो गए कि एक ही स्टोरी को बार बार दिन में वो करते हैं और अपने रीच बढ़ाते हैं।
पाकिस्तान की एट द कॉस्ट ऑफ पाकिस्तान। मैं समझता हूँ कि सोशल मीडिया या कि जो आपका जो इनफॉर्मल मीडिया है, इसके ऊपर भी हमारे लॉज बाई लॉज होने चाहिए, ताकि आप जहां पे एंटी स्टेट कोई नैरेटिव बात करें तो ठोस किस्म का जो है इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। पाकिस्तान मुतामिल नहीं हो सकता कि 8-10 बंदों का एक ग्रुप जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर चढ़ के और पाकिस्तान के मुतालिक बोलता रहे और फिर इस कदर बोले कि फिर इंटरनेशनल जो हमारे हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं या दूसरे ममालिक के जिनसे हमारे इंटरेस्ट क्रिस क्रॉस करते हैं, वो पाकिस्तान की बदनामी को मजीद जो है बढ़ा चढ़ा के बयान करते थे। इन चीजों को इदराक करने की जरूरत है। इस सिलसिले में लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जो है वो खातिर ख्वाह इसमें स्टेप्स ले रही हैं और मैं समझता हूँ कि अब आस्ता आस्ता मैच्योर पॉलिटिकल स्टेट के तौर पर उभर के दुनिया के नक्शे के ऊपर आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी मेहरबानी ब्रिगेडियर अहमद सईद मिनाज साहब, तज्ज़िया निगार आपके सामने, आपने उनका पॉइंट अपने अंदर। ब्रेक का टाइम होगा, ब्रेक के बाद आते हैं, डिस्कशंस को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम, राज़ मीडिया टेलीविजन पे ज्वाइन किया है सीनियर पार्लियामेंटेरियन, सीनियर सियासतदान है, एमपीए रह चुकी हैं, नून लीग से उनका ताल्लुक है, उज़मा कारदार साहबा मेरे साथ हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। जी बहुत शुक्रिया इम्तियाज साहब। उज़मा साहबा, आपने 2 दिन से आपने जो एक हंगामा देखा, करारदाद जिस तरह लाई गई, एक साजिश थी, साजिश के तहत एक माहौल पैदा किया गया, सेनेट की करारदाद, क्या कहेंगी इसके ऊपर? जी मैं तो समझती हूँ कि इस करारदाद की कोई खास वक़्त वैल्यू नहीं है, इसलिए क्योंकि ये कोरम तो पूरा था नहीं। टोटल तकरीबन 12 सेनेटर्स थे और ये ऐसी करारदाद जो है ये एक मतलब है कि एक फॉर्मेलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ठीक है, लेकिन इससे कोई अमल दरामद करना जो है वो कोई इतना मैंडेटरी या फर्ज नहीं होता है। और आपने देखा है कि तमाम जमातें जो हैं वो कोई भी जमात फिलहाल जो है उसको सपोर्ट नहीं कर रही है और सारों ने अपना अलग-अलग इसके खिलाफ बयानात भी दिए हैं। तो मेरे ख्याल में ये जमहूरियत पे एक किस्म से मैं समझती हूँ कि ये तो हमला है। हम तो उसी तरह से 8 फरवरी की जो डेट दी है इलेक्शन कमीशन ने, हम तो उसी तरह से फुल तैयारी कर रहे हैं अपने इलेक्शन कैंपेन की और इंशाल्लाह ताला हमें पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से चीफ जस्टिस ने कहा है कि ये सिक्का बंद इलेक्शन होंगे तो इंशाल्लाह ताला 8 फरवरी को होंगे। मुझे नहीं समझ आती मीडिया में क्यों इसको इतनी इन्होंने बात को उछाल रहे हैं। एक रेजोल्यूशन ही है ना, ये कोई कानून साजी तो नहीं इन्होंने की। रेजोल्यूशन तो एक रेजोल्यूशन होती है, उसमें कोई बाइंडिंग नहीं होती कोई भी बात। उज़मा साहबा, एक साजिश तो थी, आपको खुद पता है, पीपल्स पार्टी की क़यादत भी कह रही है। अब जो ये आम इंतखाबात मुलतवी करवाना चाह रहे थे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? देखिए, उनको इस खिलाफ कोई इतना उनको इम्पोर्टेंस ना दें कि आप कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ करने चल पड़े। आफ्टर ऑल साजिद संजरानी बैठे हुए थे ना चेयर में, अगर वो चाहते तो ये ना होता मामला, लेकिन बहरहाल उन्होंने ये चीज जो थी उसको चलने दिया। कोरम भी किसी ने पॉइंट आउट नहीं किया। इसकी बेहतरीन सजा यही है कि इसको आप इग्नोर करके आप बिल्कुल साइड पे रख दें और फिर इसको ज्यादा लिफ्ट कराने की जरूरत नहीं है, बस इसकी यही सजा काफी है। ठीक है मैडम, आपको पता है कि इलेक्शन तो पत्थर पे लकीर है इलेक्शन, और सभी सियासी जमातें, चीफ जस्टिस साहब ने भी, सब ने कहा है फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन का काम। अब से धांधलियों का, जो कमजोर सियासी जमातें वो अब से धांधलियों की एक बड़ी तनकीद कर रहे हैं कि धांधलियां हो रही हैं, और वो जो बड़ी सियासी जमातें वो तो अपनी यानी कि वर्क में लगी हैं, जिस तरह पीपल्स पार्टी है, जिस तरह नून लीग है, दोनों सियासी जमातें, क्या कहेंगी? मुझे समझ नहीं आती कि ये वावेला क्यों इतना मचाया हुआ है। देखिए, जब आप इलेक्शन अनाउंस हो गया है तो आप अपने आप को तंजीमी तौर पे आप मजबूत करें, आप अपने इलेक्शन की तैयारी करें, लोगों के साथ राब्ता करें, अपने कैंडिडेट फाइनल करें, मंशूर वगैरह अपना तैयार करके वो लोगों के सामने लेके आए। ये जो वावेला मचाने वाले जो लोग हैं ना, इसका मतलब है इनकी तैयारी कोई नहीं है और ये इलेक्शन से भाग रहे, इसीलिए ये शोर ज्यादा डालते हैं, क्योंकि उनके पल्ले कुछ नहीं है। अगर पल्ले होता कुछ तो फिर इस तरह से वो जो है बातें ना करते। तो मेरे तो ख्याल में और एक जो आपकी जो एक पुराने जो 9 मई के जो एक पार्टी है जिस जो अब सियासी पार्टी तो वो रही नहीं है, वो तो अब मेरे ख्याल में वकीलों ने हाईजैक कर ली है। अब उस पार्टी में सिर्फ आपको वकील ही नजर आते हैं।
और या फिर एक दो मीडिया के लोग जो है वो छलांग मार के आ गए, क्योंकि उनको पता चल गया है कि अभी सियासी लोग तो कोई इस पार्टी में नहीं है। तो वो लोग जो है वो उनको एक सुनहरी मौका मिल गया, वरना तो उनको किसी ने लिफ्ट ही नहीं करानी थी। तो उनका जो बानी है वो बैठा हुआ है जेल में, वो वहां पे तमाशे कर रहे हैं, उधर भी वो नई से नई कहानियां वो लोग डाल रहे हैं, जो कि बड़ा अफसोसनाक है। मुझे तो बड़ा अफसोस हुआ कि ये पूरी दुनिया में पाकिस्तान को बदनाम करने पे लगे हैं। मेरे ख्याल में इसकी भी एक कानून साजी करनी पड़ेगी कि आप जो है अपने मुल्क के इदारों के खिलाफ हदाफराई जो करते हैं और उन पर आप इल्जाम की बारिश करते हैं पूरी दुनिया में बैठ के, तो ये अगर आपको नहीं पसंद है, अपने इदारे अपना मुल्क नहीं पसंद है, तो फिर आप बाहर की शरीयत नहीं ले ले, फिर आप यहाँ पे क्यों रह रहे हैं? फिर आप छोड़ें पाकिस्तान को, अगर आपको इतना ही बुरा लगता है पाकिस्तान और उसके इदारे। उस्मा साहिबा, आपको पता है कि आप भी इत्तेहाद कर रही हैं कुछ सियासी जमातों के साथ, आपकी बात जीडीए के साथ भी चल रही है, आपकी बात एमक्यूएम के साथ भी चल रही है, आपकी बात जो है ना काफ लीग के साथ भी चल रही है। वजह क्या है? सिंध के अंदर तो बात समझ में आती है, पंजाब के अंदर अगर आपकी पोजीशन मजबूत है तो फिर इत्तेहाद किस चीज का? जी, ये बड़ी एक सिंपल सी बात है कि हमारी जो नेशनल असेंबली में हमारी एक 172 का जो नंबर है वो हमारे पास फिलहाल तो नजर नहीं आ रहा। हम लोगों के पास पंजाब में हम लोग 100 से 125 के करीब हम देख रहे हैं कि हमारी सीटें आएंगी, लेकिन 172 पे पहुंचने के लिए सेंटर में हुकूमत बनाने के लिए हमें इल्हाक करने की जरूरत महसूस हुई। इसीलिए हमने बलूचिस्तान में जीडीआई के साथ किया, हमने एमक्यूएम के साथ किया, जेयूआई के साथ किया, ताकि वो सब मिल के फिर हम 172 का जो मैजिक नंबर है वो जब पूरा हो जाएगा तो फिर इंशाल्लाह ताला सेंटर में हम हुकूमत बना लेंगे। तो ये इसीलिए आप देख रहे हैं कि आपको बाकी छोटी जमातों के साथ मिल के आगे चलना पड़ता है। एक गहमा गहमी, एक महीना इलेक्शन में रह गया है, अभी तक गहमा गहमी नहीं, मियां साहब के जलसे जुलूस अभी तक शुरू नहीं हुए। वजह क्या है? नून लीग का, पीपल्स पार्टी आपसे ज्यादा प्रोएक्टिव है, वो तो ऐलान होने से पहले ही जलसे जुलूस कर रहे थे, क्या कहेंगी? देखिए, वो बेचारी जो पीपल्स पार्टी है ना, उनके ऊपर है कुछ ना नीचे कुछ है, उनके तो कैंडिडेट हमें नजर नहीं आते। एक बिलावल नजर आया है जो अपने आप को कैंडिडेट बना के वो आज वो निकला है, तो उनके पल्ले तो कोई खास है नहीं पंजाब में। तो आपको पता है कि उनके पास ना कोई वोट बैंक है, उनकी पिछली दफा जमानतें भी जब्त हो गई थी। लास्ट असेंबली में मैं भी थी, तो उनके टोटल जो थे वो 4 या 5 एमपी थे पूरे पंजाब से। तो अब आप 6 कर लें, तो ये ड्रामाबाजी करने से तो आपको सीटें नहीं मिलती ना, और आपका वोट बैंक नहीं बढ़ता। मुस्लिम लीग नून जो है ऑन द अदर हैंड सबसे बड़ी और सबसे मुनज़्ज़म पार्टी है पाकिस्तान की। पंजाब के हर हल्के से हमारे 10-10, 12-12 लोगों ने टिकट के लिए पार्टी को अप्लाई किया था। तो आपने देखा है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने दिन रात एक करके 20 पार्लिमानी बोर्ड की जो मीटिंग है खुद उनकी सरबराही की, हर कैंडिडेट से जाती तौर पे इंटरव्यू लिया और उनको अपनी बात कहने का मौका दिया। तो ये सारी चीजें जो हैं अब फाइनल हो गई हैं। आज भी जाती उम्रा में सब बैठ के, अब आपको पता है कि सीट एडजस्टमेंट्स के लिए हमारे पास पंजाब में बहुत कम गुंजाइश है, बल्कि ना होने के बराबर है। अब वो एक दो पार्टी हैं जो कि हमसे यहाँ पे बजिद हैं कि हमें आप सीटें दे, तो अब उनके साथ भी बैठ के बातचीत हो रही है। तो ये चीजें जो है ना, इसमें हमें टाइम लगा है, वरना और ख्वाजा आसिफ भी निकले हुए हैं, खुर्रम दस्तगीर भी निकले हुए हैं, पीछे वो वर्कर्स कन्वेंशन के लिए हमजा निकले हुए थे, उससे पहले शेखुपुरा में 2-3 दिन पहले वो हमजा शहबाज का जलसा था। तो हमारी तो बल्कि 21 अक्टूबर से मैं आपको कहूंगी कि हमारी पूरी पार्टी मुतहर्रिक है और हमारी कैंपेन 21 अक्टूबर से शुरू हुई है। तो बस ये है कि अब इसमें आप देख रहे हैं कि ये इस तरह के जो शोषे छोड़ते हैं ये सेनेट में, तो फिर आपको पता है थोड़ा बहुत कैंडिडेट्स भी परेशान हो जाते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो मेरे ख्याल में ये अभाम अब पैदा करना बंद कर दें। ये तो मैं तो कहूँगी सिर्फ इंतशार फैलाने के लिए ये सब कुछ होता है। 2008 में 2013 में इससे ज्यादा सिक्योरिटी के इश्यूज थे, फिर भी इलेक्शन हुई थी।
हमारी इससे पहले 3-4 इलेक्शन हैं कि जो जनवरी फरवरी में हुई हुई है, तो वो ठंड कभी कोई ऐसी नहीं है बात कि पहले कभी वो इलेक्शन ही नहीं हुई। तो बिल्कुल ये बात से इन्होंने ये इस तरह की है। मेरे ख्याल में अगर आप वेट कर लें 1-2 दिन तो आपको चीफ जस्टिस की तरफ से दोबारा ये अदलिया मिल जाएगा कि इलेक्शन जो है वो पत्थर पे लकीर है इंशाल्लाह। उज़मा रियाज साहिबा, आपका अभी तक इलेक्शन का इंतखाबी मंशूर नहीं आ रहा। पीपल्स पार्टी ने अपना मंशूर जो है ना पहले ही पब्लिक के अंदर आम कर दिया है उसको। जिस तरह यूथ के लिए, जिस तरह किसानों के लिए कार्ड है, मजदूरों के लिए, सबके लिए बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से सब चीजें उन्होंने बता दी हैं। बिजली मुफ्त देंगे 300 यूनिट तक। अभी तक आपका मंशूर क्यों नहीं आया? वजह क्या है? इम्तियाज साहब, या तो फिर आप सबकबाज लोगों को दिखा दें, या तो आप झूठे वादे लोगों के साथ कर लें। इनसे तरह पूछे ना कि इन्होंने 15 साल हुकूमत की है सिंध में, तो वो कौन से वो वादे हैं और वो कौन सी कारकर्दगी है जिसके बलबूते पे ये मंशूर लेके आए हैं? वहां के लोगों को दिया क्या इन्होंने? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है वो खोखले वादे नहीं करते, वो पाकिस्तान की तरक्की और लोगों की खुशहाली के लिए वो सॉलिड जो है स्टेप्स लेते हैं। और जो 9 पॉइंट एजेंडा जो उन्होंने 21 अक्टूबर को दिया था, उसी के ऊपर हम आगे चल रहे हैं। मंशूर हमारा तैयार है। वो हमने सिर्फ एक पोर्टल खोला है जिसमें हम लोगों की आरा और लेने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसे ही मेरे ख्याल में 1-2 दिन की बात है, हमारा मंशूर मैं आपको अभी बता देती हूँ। आप देखिए ना कि जो 2017 में जो पाकिस्तान जिस तरीके से आगे बढ़ रहा था, हम उन्हीं लाइन से पाकिस्तान को दोबारा एशियन टाइगर बनाएंगे। उसी तरीके से हमने 12,000 देखे मेगावाट ग्रिड में बिजली डाली थी। इन लोगों ने 2008 से 13 तक टोटल 700 मेगावाट डाली ग्रिड में, और पीटीआई ने तो मेरे ख्याल में 400 डाली। तो कारकर्दगी इन्फ्लेशन देखें आप, मियां साहब के जमाने में 4% इन्फ्लेशन थी, पीपल्स पार्टी के जमाने में 20% थी, और इनके जमाने में और 28-29% हो गई। 105 में जो डॉलर था, हमने सारी वो बातें की जिससे पाकिस्तान एटमी ताकत बना, पाकिस्तान में लोड शेडिंग खत्म हुई, सीपैट जो था हमारा घोड़े तोड़ा के आगे बढ़ रहा था, और हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत आ रही थी। हर चीज जो है लोगों को 4 रुपए की रोटी मिल गई थी, 7 रुपए की यूनिट बिजली मिल गई थी, और खुशहाली थी पाकिस्तान में। आप देखें 18 मोटरवेज है, सारी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने बनाई। 6 और एयरपोर्ट हैं पाकिस्तान के मेजर, सारे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने बनाए। 250 यूनिवर्सिटीज हैं, उसमें से 200 यूनिवर्सिटीज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के जमाने में बनी है। और आप हॉस्पिटल इसी तरह से देख लें, वो भी, और IT की जो लैब्स देख लें, वो मोस्टली उनके दौर में बनी है। तो सारी डेवलपमेंट, पब्लिक वेलफेयर का जितना भी काम हुआ है वो तो उनके जमाने में हुआ है। तो जाहिर है कि वो 40 साल का अपना निचोड़ जो है तजुर्बे का, वो लेके दोबारा आए हैं इस वक्त, और जो तरक्की की जो रुक गई थी वहीं से दोबारा शुरू होगी। बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया। उज़मा कारदार साहब, नून लीग का पॉइंट ऑफ व्यू आया। अभी तक उन्होंने यानी कि कोई कैंपेन शुरू नहीं की, एक। दूसरा, उन्होंने अहम अभी तक मंशूर नहीं आया। तीसरा, पीपल्स पार्टी के ऊपर वो बार बार तनकीद कर रहे हैं कि उन्होंने किया क्या। अगर उन्होंने ना किया तो उनकी 3 दफ़ा हुकूमत कैसे बनी, 2008, 2013, 2018। और जब PTI की गवर्नमेंट थी, फिर भी पीपल्स पार्टी की यहाँ गवर्नमेंट थी, नून लीग की गवर्नमेंट पंजाब में नहीं थी, यानी कि वो वहां कमजोर थे, पीपल्स पार्टी यहाँ मजबूत थी। ब्रेक का टाइम, ब्रेक के बाद आते हैं, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम है नाज़रीन, रेडियो पे ज्वाइन किया सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, MNA रह चुके हैं, MPA रह चुके हैं, मिनॉरिटी विंग सिंध के प्रेसिडेंट हैं, डॉक्टर लालचंद ओकरानी साहब मेरे साथ। डॉक्टर साहब, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। डॉक्टर साहब, किसी अभी तक MQM ने किया है, सबसे पहले यानी कि पीपल्स पार्टी ने एक इलेक्शन कैंपेन शुरू की, जलसे जुलूस करना शुरू किए, और इंतखाबी मंशूर दिया है 10 पॉइंट्स का। अभी तक नून लीग ने भी नहीं दिया। एक तैयारी सी नजर नहीं आ रही सियासी जमातों की, वो गहमा गहमी नजर नहीं आ रही। 1 महीना इलेक्शन में रह गया है, क्या कहेंगे? साहब, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि जिस तरीके से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और मौलाना फजल रहमान साहब की उनकी नीयत में मुझे लग रहा है कि खराबी है। वो 3 महीना नवाज शरीफ आए हुए पाकिस्तान में सिर्फ एक जलसा किया है,
कोई भी इतनी एक्टिविटी की नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से मौलाना के इलेक्शन डिले के बयानात आ रहे हैं, तो ये दोनों मिलके जुलके पाकिस्तान की इलेक्शन को मजीद डिले मेरे ख्याल में करना चाहते हैं। हम पाकिस्तान की पार्टी का क्लियर मौक़िफ़ है, हमारे चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का क्लियर मौक़िफ़ है। तो किसी सूरत में जमीन आसमान एक हो जाए, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बोला कि किसी सूरत में 8 फरवरी को इलेक्शन होगी। हम इलेक्शन की तैयारी भरपूर कर रहे हैं। हमारी टिकटों की अनाउंसमेंट है, आपको पता है कि सिंध और बलूचिस्तान में हो गई है, और हमारे लोग जो है वो कंपनी भी है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब खुद आपने देखा है कि कन्वेंशन कर रहे हैं, खिताब कर रहे हैं, पार्टी के लोगों से मुलाकातें हो रही है। ये तैयारी सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से नजर आ रही है। बाकी दूसरों जमातों को जिस तरीके से पहले जोश होना चाहिए, वलवला होना चाहिए, वो भी नहीं नजर आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि वो कुछ अपने तरीके से इलेक्शन को ढीले के लिए सोच रहे हैं। लालचंद साहब, जिस तरह सेनेट के अंदर करारदाद हुई, आपको पता है इसके बाद एक बड़ी डिस्कशन, एक तो कोरम पूरा नहीं था, और जिस तरह ये पास करवाई गई, आपको पता है करारदाद मंजूर हुई, और उसके बाद से आपको पता है कि जिस तरह बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी कहा कि चाहे अक़वाम मुत्तहिदा से भी करारदाद आ जाए, OIC से भी आ जाए, तो इलेक्शन तो अपने 8 फरवरी को होंगे। इस टाइम जब इलेक्शन की तैयारी है, इलेक्शन कमीशन ने तैयारी कर दी है, इलेक्शन कमीशन ने भी कह दिया है कि उन्होंने जवाब भी दिया है कि इस करारदाद का कोई हमारे ऊपर असर नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर असर पड़ेगा तो वो सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला हो। इस टाइम करारदाद अपर हाउस है, वहां अगर इलेक्शन के खिलाफ ऐसी चीजें होती हैं, इससे तो यानी कि बड़ी एक मायूसी फैली है, क्या कहेंगे? ये आपकी बिल्कुल बात सही है, इसमें मायूसी फैलना भी चाहिए। अचानक सेनेट की तरफ से करारदाद पास हुई है, लेकिन एक्चुअली बात यह कि इलेक्शन कराना है इलेक्शन कमीशन का काम। सही। इलेक्शन कमीशन का बयान आ गया तो किसी सूरत में हम चाहे सेनेट वालों की करारदाद हो भी जाए, हम इलेक्शन कराएंगे। और हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने फरमाया है कि किसी सूरत में हम 8 फरवरी को इलेक्शन करवाएंगे, इससे आगे हम बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। जिस तरीके से इंतजामी साहब मुल्क किस मुआशी बहरान से गुजर रहा है और नशा नशी हो रही है, इलेक्शन का समय है, इलेक्शन होनी चाहिए, इलेक्शन से किसी पार्टी को भागना नहीं चाहिए, इलेक्शन फेयर एंड फ्री होना चाहिए। जिसकी पोजीशन होगी वही पाकिस्तान को मुश्किल हालत में निकाल सकता है। मेरे ख्याल में इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तैयार है, चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब तैयार रेडी है। तो यही मेरे ख्याल में नौजवान क्यादत, नौजवान प्रवेश पाकिस्तान बन के इस मुल्क को बहरान से निकाल सकते। बाकी लोग जो हैं वो इलेक्शन को डिले बाय डिले या कोई ना कोई बहाना बना के, या उनको पता नहीं क्या है चीजें, जिस जोश जज्बे से नवाज शरीफ पाकिस्तान आया, आने के बाद इसी तरीके से खामोश होकर बैठ गया है, तो मीन्स इसकी नीयत में खलल नजर आ रहा है। लेकिन हम कहेंगे, हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी रिक्वेस्ट करेंगे तो किसी सूरत में इलेक्शन मजीद डिले नहीं होना चाहिए। हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, पाकिस्तान ये अफोर्ड नहीं कर सकता है, और मजीद इलेक्शन डिले होने पे किसी सूरत में इलेक्शन हो जिसको अवाम वोट देके मुंतखब करे, वो पाकिस्तान की खिदमत करेगा। आपको पता है इलेक्शन से पहले इत्तेहाद भी बनते हैं, जिस तरह सिंध के अंदर 3-4 सियासी जमातें, GDA हो, MQM हो, PMLN हो, JUI, F हो, एक साथ मिलके आपके खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं। एक तो इत्तेहाद ये जो है ना, ये पीपल्स पार्टी को सिंध के अंदर, स्पेशली शहरों के अंदर टफ टाइम तो देगा। लालचंद साहब, एक्चुअली क्या है, आपको क्या पता है कि जब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इलेक्शन का टाइम आता है, पीपल्स पार्टी के खिलाफ इसे इत्तेहाद बनते हैं, लेकिन हम इन इत्तेहादों से डरने वाले नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अवाम की खिदमत की है, सिंध में खिदमत की है। आपको मैं पहले भी शो में बता चुका हूँ कि 2008 से 13, उसके बाद 13 से 18 और 18 से 23 हमको पीपल्स पार्टी की अवाम में और ज्यादा सीटें जितवाई हैं, वोट हमने ज्यादा ली हैं। इसका मतलब ये है कि अगर अभी 23-24 में इलेक्शन हो रही है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 100 से ऊपर सीटें उसको कहीं मिलेंगी। इसी को उन लोगों को खौफ है, उन इत्तेहाद करते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की किसी सूरत में हम कोई इत्तेहाद बना के इनको कोई टफ टाइम दें, लेकिन नहीं, उनकी ये भूल है।
अवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट देगी। अवाम का एतमाद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे। जिस तरीके से 3 टेनियर में वोट देके आई है, मुझे यकीन से कहना पड़ता है कि ये टांगा पार्टियां इताद करती हैं। कोई 10 जमहूरी इताद बनता है, कोई 9 जमहूरी सितारे आते हैं, कोई ये मौसमी मेंढक आ जाते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहिद पार्टी है जो पाकिस्तानी अवाम को समझ चुकी है किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है, किस तरीके से मुश्किलात से निकलना है। ये निकालने के लिए सिर्फ चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की एक प्लानिंग है। आपको पता है कि 10 नुकाती जो प्रोग्राम दिया है, वही 10 नुकाती प्रोग्राम पाकिस्तानी अवाम को मुश्किलात से निकालेंगे। डॉक्टर साहब, आपको खुद पता है कि पीपल्स पार्टी के अंदर, सिंध के अंदर बहुत से लोगों ने ज्वाइन किया है और कुछ लोगों को टिकट्स मिली हैं, कुछ लोगों को नहीं मिली। पीपल्स पार्टी वर्सेस पीपल्स पार्टी है, पीपल्स पार्टी बमुकाबला पीपल्स पार्टी है। इससे भी आपको पता है पीपल्स पार्टी के वोट को तो बड़ा धचका लगेगा। काफी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर पीपल्स पार्टी के लोग आपस में दूसरी सियासी जमातों को सपोर्ट कर रहे हैं पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट के खिलाफ। क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? ये इंटरव्यू का एक्चुअली क्या है कि हमारी टिकट का कल ही अनाउंसमेंट हुई है, तो जिसको भी टिकट मिली है वो ही फाइनल कैंडिडेट है। बाकी जो जिसने फार्म भरे हैं तो वो 1-2-4 दिन में अपने विड्रॉ कर लेंगे। कभी भी किसी भी दूसरी पार्टी के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का न उनके साथ मिलेगा, न कोई अंदरूनी बातें सी होगी। वो देंगे, विड्रॉ करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जिसके पास टिकट होगी वही हमारा फाइनल फैसला होगा, वही इलेक्शन में खड़े होंगे, बाकी खामोशी से बैठ जाएंगे। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल। डॉक्टर साहब, 2 यानी कि लारकाना और लियारी के अंदर ये पीपल्स पार्टी के हमेशा भुट्टो के कहा जाता है किला है भुट्टो का, और वहाँ यानी कि लियारी के अंदर बिलावल साहब ने कराची को छोड़ा है और लाहौर के अंदर इलेक्शन लड़ रहे हैं। वजह क्या है? कराची के अंदर कोई शिकस्त नजर आ रही थी इसी वजह से, क्योंकि लास्ट दफा शिकस्त हुई है। क्या कहेंगे? ऐसी कोई बात नहीं है। इस वक्त हमारे पास कैंडिडेट बहुत आ गए हैं, लहर के कैंडिडेट्स आ गए। उनकी दिली ख्वाहिश थी तो हम लहर से हम खुद लड़े। जैसे हमारी MNA की टिकट नबीद गबूर साहब को मिली है, उनका दिली ख्वाहिश है तो मैं लड़ूं, तो चेयरमैन ने इजहार ख्याल किया तो मैं पंजाब से लड़ूंगा। पहले तो आपको पता है कि 8, 10, 12 जगहों से कोई इलेक्शन लड़ सकता था, अभी वो भी रूट नहीं है। मकसूद कर दिया है कि कुछ इलाकों से इलेक्शन लड़ना है, तो चेयरमैन ने फैसला किया मैं एक लाहौर से और 2 अपना लाल करने से अपने आबाई हल्के से इलेक्शन लड़ूंगा। मेरे ख्याल में तो वो बेहतर फैसला है कि दूसरों को भी लहरी के लोग हैं, उनका दिली ख्वाहिश है, वो कहते हैं कि हम खुद मुकाबला कर सकते हैं, तो चेयरमैन की क्या जरूरत है। मेरे ख्याल में वो फैसला चेयरमैन साहब का सही है। बड़ी मेहरबानी डॉक्टर साहब, आपने टाइम दिया। सेनेट में इंतखाबात मुलतवी कराने की जो करारदाद मंजूर है उसके बाद काफ़ी बहस शुरू हुआ, यानी कि जिस तरह सियासी जमातों का एक रिएक्शन आया कि इलेक्शन अपने टाइम पे सब चाहते हैं, इदारे चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह कहा है, इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि इलेक्शन तो 8 फरवरी को ही होंगे। फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन का काम है, और देखते हैं कि इलेक्शन में कौन से इत्तेहाद भारी पड़ते हैं। और नून लीग और पीपल्स पार्टी, ये दोनों बड़ी सियासी जमातें हैं। MQM है, दूसरी सियासी जमातें भी है, वो भी अपनी किस्मत आजमाई करेंगे। सबको सियासत करने का हक है और लेवल प्लेइंग फील्ड सबको दी जाए। इसी के साथ इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।